दर्शकों, आज के हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर चौरंगू और अहमद साहब। आप दोनों का स्वागत है। और बड़ी बात यह है कि एक अधिवेशन कानून कश्मीर आयोजित करने जा रहा है। हालांकि ये वार्षिक अधिवेशन होता है, लेकिन इस बार 370 में संशोधन और 35 के रिपील होने के बाद क्या परिस्थितियां, उन पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है कि 370 में संशोधन होने के बावजूद भी जो टाल क्लेम केंद्र सरकार करती रही कि जम्मू कश्मीर में, खास तौर पर कश्मीर में अमन बहाल होगा, नहीं हो पाया? सेलेक्टिव किलिंग अभी भी जारी है। धारा 370 के निरस्त करने को हमने एक अभूतपूर्व एक कदम माना जी। हमने यहाँ तक, भाजपा ने तो खुद ये नहीं बोला, लेकिन हमने यहाँ तक कहा कि जो यहाँ पे गुलामी का तंत्र था जी, उस तंत्र के दरवाजे अब खुल गए और शायद आज़ादी की हवा यहाँ के उन लोगों के पास आएगी जो राष्ट्रभक्त हैं, जिन्होंने देश का यहाँ पे हमेशा साथ दिया है। राइट। तो बहुत ज़बरदस्त हमारा जो एक उत्साह था उस वक्त था, और हमने इस बात को बिला बेरोक टोक के कहा। लेकिन उसके बाद हमको लगा कि शायद गवर्नमेंट ने अपना होमवर्क नहीं किया था, या तो उनका पर्सपेक्टिव, उनका विचार जम्मू कश्मीर के बारे में वैसे ही है जी जैसे कांग्रेस का था जी। आपको याद होगा कि अभी हाल ही में जब कश्मीर फाइल्स के पूरे देश में उसकी अभूतपूर्व सफलता के बाद उसके डायरेक्टर मिले थे इससे मोदी जी से, तो मोदी जी ने बाद में पार्लियामेंट में एक वक्तव्य दिया था कि भाई कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने जो एक इकोसिस्टम बनाया था, उसके कारण जम्मू कश्मीर के सत्य को देश से छुपाया गया जी। हमको लगता है कि वही इकोसिस्टम अभी भी काम कर रहा है जी। और वो इकोसिस्टम इस सरकार को निर्देशित करता है ऐसे कि जहाँ पे जो उनको करना चाहिए वो नहीं करते हैं। जैसे इन्होंने अच्छा कदम किया कि जमात इस्लामी पे बैन लगाया, लेकिन जमात इस्लामी पे ही बैन क्यों लगाया, अहले हदीस पे क्यों नहीं लगाया? लश्करी तोयबा की जननी अहले हदीस है। फिर जो जमात इस्लामी का जो तंत्र है वहाँ पे, उस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जो तंत्र वहाँ के पूरे मुआशरे को, कहीं ऐसा तो नहीं क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, आप ये भी तो कह सकते हैं जो सेपरेटिस्ट थे, उनके बच्चे जो नौकरी कर रहे थे, उनकी नौकरियां वापस ले ली गई, बीटा कराटे की वाइफ को कुछ अच्छा किया है उसको। देखिए, उसमें भी बैलेंसिंग एक हुई। देखिए, मैंने विचार की बात की। अगर आप एक साइड से एक ऐसे ब्यूरोक्रेट को जो बिल्कुल ओपनली बगावत पे आ गया था और जिसको आपने डिसमिस किया था या सस्पेंड किया था जी, उसको वापस बहाल करते हैं जी, और दूसरे साइड से किसी एक को आप नौकरी से निकालते हैं जी। हमारा भारत सरकार के सामने ये बात रही थी कि भाई आप टॉप बॉटम अप्रोच करो जी। पुराने गवर्नर ने ये बात कही थी कि भाई, उन्होंने तो कहा था कि 25,000 के करीब लोग सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में है, सेक्रेटरीट के अराउंड जो है सिस्टम। तो हम जब अलगाववादी या अलगाववादी तंत्र की बात करते हैं, हम हजारों लाखों की बात कर रहे हैं। तो हमने सरकार को कहा था कि जो हाईएस्ट स्तर पे हैं, ब्यूरोक्रेसी में, एजुकेशन सिस्टम में, उन पे आप कार्रवाई कीजिए। अभी वो सिलसिला नहीं हुआ है। दूसरी बात, जहाँ तक कश्मीरी हिंदू विस्थापित की बात है, हमने उनको कहा था कि भाई ये भारत सरकार ने खुद कहा है, होम सेक्रेटरी ने खुद JKL पे बैन लगा के कहा कि एक जिनोसाइड हुआ है। हमने उनको बोला कि इसको जिनोसाइड आप औपचारिक स्तर पे मान लो, और जिनोसाइड को नकारने के लिए जो भी करना चाहे वैसी पॉलिसीज बनाओ। और जिनोसाइड के लिए दुनिया में जहाँ पे भी कहीं पे हुआ, तो पहली बात जो अनिवार्यता होती है कि आप जिनोसाइड का एक कानून लाते हो। पार्लियामेंट में हमने कहा भारत सरकार को भी लाना चाहिए था, क्योंकि हमारे देश ने, हमारे पार्लियामेंट में जो प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ जिनोसाइड कॉन्वेंशन है जी, कॉन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ जिनोसाइड जो है, उसको हम उसके अग्रणी देशों में थे जिन्होंने उनको पारित करवाया जी। और बाद में हमारे पार्लियामेंट ने इसको रेटिफाई किया जी। रेटिफाई करने के बाद इस पे एक कानून लाना चाहिए था, इन्होंने नहीं लाया जी। तीसरी बात, हमने उनको कहा कि जब आप वापसी की बात सोचोगे तो आप इस बात को सोचो कि वहाँ पे जो हिंदू हैबिटेट था, जहाँ पे हिंदू समाज रह रहा था, वो सारा खत्म हो चुका है, वो ध्वस्त हो चुका है। या तो हिंदू घरों को उन्होंने जलाया है, या तो कब्जा किया है, या तो खरीद लिया है जी। वहाँ के सैकड़ों मंदिरों को या तो डैमेज किया या डिस्ट्रॉय किया। वहाँ पे जो पुरानी व्यवस्था है वो अब वहाँ पे नहीं है। इसलिए आपको एक नए तंत्र के बारे में सोच रहे हैं, जिसके बारे में हम पन कश्मीर के माध्यम से कहते हैं कि कश्मीर घाटी का एक और राजनीतिक विभाजन अनिवार्य है, और कश्मीर घाटी में ही झेलम नदी के
पूर्व और उत्तर के क्षेत्र में एक नई यूनियन टेरिटरी खड़ा करने का एक संकल्प हम सब ने लिया है जेनोसाइड को रिवर्स करने के लिए। लेकिन उससे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ वो इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप वहाँ से निष्कासित हुए लोगों की वापसी के बारे में सोचते हैं, तब आपको एक मान बिंदु जो सामने रखना चाहिए कि भाई अगर हम उनको वापस ले गए, उनको फिर से नहीं उखड़ना पड़े। जो भारत सरकार ने ये पॉलिसी बनाई रिटर्न की, ये रिटर्न की पॉलिसी नहीं थी, ये वहाँ पे एक किस्म से अपने ही लोगों को एक इस्लामी तंत्र के हवाले करने वाली पॉलिसी थी। हमने बार बार उनको चेताया कि ये गलत होगा। अभी आपने देखा कि दूसरी बार वहां से लगभग सब लोग जो हिंदू वहां पे रह रहे हैं निकल के आ गए, वापस आ गए हैं। सिलेक्टिव किलिंग्स का दौर चल रहा है और ये सिलेक्टिव किलिंग्स उसी व्यवस्था का, उसी जिनोसाइडल एंटरप्राइज का हिस्सा है जो वहां पे जाति समार की, वो उसी का हिस्सा है। हम भारत सरकार को कह रहे हैं कि भाई देखिए, आपको उस सारी व्यवस्था को जब तक आप ध्वस्त नहीं करोगे, कश्मीरी हिंदू की बात ही नहीं, आप किसी को भी नहीं ले जा सकते वापस, वहां पे कोई भी सुरक्षित नहीं है। मैं तो अब मानता हूं कि हमको डर है कि आगे आने वाले समय में ग्रुप किलिंग्स होंगी। और मैं जितना भी हमारा विश्लेषण है जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के हालात देख के, मुझे लगता है कि जो भारत सरकार को ये लगता है कि भाई टूरिस्ट पे कोई हमला नहीं करेगा, ये इनकी गलतफहमी है। सॉफ्ट टारगेट्स पे, किसी भी सॉफ्ट टारगेट पे हमला हो सकता है। तो ये विषय है कि आर्टिकल 370 के बाद सबसे बड़ी बात तो होनी चाहिए थी कि यहाँ पे जिन एरियाज में पीस है, डेवलपमेंट वहां पे हो जाए। सेपरेटिज्म को ये जो अपीज करके न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते थे, इसको बंद करना चाहिए। हम इनको कह रहे थे कि आपको एक मेजर लेवल पे जम्मू के लिए एक डेवलपमेंटल एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्योंकि 75 साल जम्मू भी एक रिसीविंग एंड पे रहा, क्योंकि ये एक राष्ट्र, ये नेशनलिस्ट एक पॉकेट रहा। तो कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ एम्फेसिस शिफ्ट करने की आवश्यकता थी। तो अगर ये अपनी जगह ये कहते हैं कि भाई हम जहां जहां पे भी जम्मू कश्मीर में पीस है, डेवलपमेंट वहीं पे होगी। पहली बार ये अभी तक जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट और पैसा वहां पे जाता है जहां पे अलगाववाद सबसे ज्यादा है। अब ये शिफ्ट करना चाहिए था, और वैसी पॉलिसी का डायरेक्टली फायदा जम्मू के हर एक बाशिंदे को। साहब से जानते हैं। अहमद साहब, आप पन्नून कश्मीर ये डिमांड करते हैं सेपरेट होमलैंड की, तो क्या आपकी वापसी का कोई बीच में रोड मैप है आपके पास, कैसे वापस जाना है? क्योंकि लीडर तो यही कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीर अधूरा है। देखिए, कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीर अधूरा है, दिस इज जस्ट ए रिटोरिक। ये एक रिटोरिकल स्टेटमेंट है, एक नैरेटिव को पुश करने की कोशिश है कि हम लोग बड़े सेकुलर माइंडेड हैं और उनमें भी जो बहुत सेकुलर माइंडेड, जो बहुत प्रिय हैं भाजपा के भी बहुत बड़े बड़े जो लोगों को, उनकी रिटर्न हुई है जम्मू में अभी। और ये वही व्यक्ति हैं जो सेकुलर हैं, जो जिन्होंने सबसे पहले स्टेटमेंट आते ही दिया कि कश्मीरी पंडितों की रिटर्न वुड बी माई फर्स्ट प्रायोरिटी। तो जब 2007 में शरिया एक्ट लागू किया गया जम्मू कश्मीर में, तो यही चीफ मिनिस्टर थे, इन्हीं के होते हुए हुआ। उसके बाद अमरनाथ श्राइन बोर्ड के लिए जमीन देनी थी, लैंड उसका भी विवाद इन्होंने खड़ा कर दिया। और यही नहीं, जो सबसे काला यहाँ पे काम हुआ वो था रोशनी एक्ट का, जिसके तहत डेमोग्राफिक इन्वेजन हुआ और ज़मीनों को हथियाया गया। वो भी करने वाले यही व्यक्ति थे। और ये हमारी केंद्र सरकार के जो बड़े अग्रज नेता हैं, उनके बहुत मित्र हैं। तो आप जम्मू कश्मीर की, डॉक्टर अजय की एक बात को हम ये मान के चलें कि कॉम्प्रीहेंशन बिल्कुल नहीं है जम्मू कश्मीर के, कैसे ठीक कर। और उसमें जब आप रिटर्न की बात पूछ रहे हैं, तो रिटर्न की पॉसिबिलिटी तभी होती है जब ये तीनों कंडीशंस, पहली कंडीशन, जिन लोगों ने जीनोसाइड किया वो परपेट्रेटर्स जो हैं उनके खिलाफ जस्टिस होना चाहिए। उनको आइडेंटिफाई करना है, उनके लिए जो भी जीनोसाइड के तहत, कानून के तहत, अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जो प्रावधान है सजा का, वो होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, जो विक्टिम्स हैं उनकी रिहैबिलिटेशन जो होती है, उसमें सबसे पहली जो गुणात्मक बात देखी जाती है वो ये है कि ये दोबारा ना उखड़े वहाँ से, ये गारंटी लेनी पड़ती है।
उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स लेने पड़ते हैं। तो जब हम वो सब देखते हैं तो पन्नून कश्मीर का जो आधारभूत जो एक मार्गदर्शन का रेजोल्यूशन था, जिसको बेस बना के ही इस सरकार ने जम्मू कश्मीर के जो नई चेंजेस लाई, आर्टिकल 370 का निरस्त करना, इन्होंने तो उसके बारे में भी बात करनी छोड़ दी थी, आपको याद ही है। इनके खुद लोग लिख रहे थे कि हमें 35 तक ही देखना है, 370 का तो कोई इतना विषम है नहीं जी। लेकिन वो भी हमारे उस मार्गदर्शन से लिया। फिर राज्य का पुनर्गठन करना है, वो भी किया, लेकिन वो पुनर्गठन जिस प्रारूप में हमने इनको दिया था करने के लिए वो पूरा नहीं चलाया जी। उसमें सिर्फ लद्दाख को अलग किया और जम्मू को बांध के रखा। और उससे भी बड़ी देखिए अभी की जो सबसे जो मुझे अनंतनाग का एक डिस्ट्रिक्ट कश्मीर वैली में लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट, जिसका किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कुछ लेना देना नहीं, इन्होंने राजनीतिक तौर पे उस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी को पाकिस्तान के साथ जोड़ दिया। इन्होंने जम्मू के 2 इंपॉर्टेंट एरियाज पुंछ और रजौरी को उठा के अनंतनाग के साथ जोड़ दिया। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? तो इसलिए तब तक संभव ही नहीं है जब तक आप पुनर्गठन को पूरा नहीं करते हैं। और उस पुनर्गठन को पूरा करने में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको कश्मीर में एक यूनियन टेरिटरी का निर्माण करना है, जहां पे स्वतः जो लोग निकाले गए हैं वो आके रहें, वो स्वतंत्र हो वहां रहने, और वहां का जो भी निज़ाम हो, भारतीय जो हमारा संविधान है उसकी पूरी रूपरेखा के अनुसार उसको जैसे चलाना है वैसे चलाया जाए, और वो निर्धारण वो करें, तभी संभव होगा। और तभी हमें एक रिफाउलमेंट के खिलाफ एक गारंटी मिलेगी, अदरवाइज कोई गारंटी नहीं है रिफाउलमेंट के लिए। तो आप जो मुझसे पूछ रहे हैं उसमें यही एक है, इसमें कोई इट इज नीदर रिटोरिकल, इट इज ए हिस्टोरिकल नेसेसिटी इन दिस एंटायर कॉन्टेक्स्ट। दिस हाउ आई लुक एट इट। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से कश्मीर को लेकर के जो जम्मू कश्मीर में प्रयोग पर प्रयोग केंद्र सरकार करती है, सरकारें कोई भी हो, अगर हम यूपी की बात करें, एनडीए की बात करें, कश्मीर को लेकर के प्रयोग एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, चाहे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, वर्किंग ग्रुप हो, सी रंगाराजन कमेटी के रिकमेंडेशंस हो, फिर स्वायत्तता एटोनॉमी हो, ड्यूअल करेंसी की बात चलती रही है, सेल्फ रूल हो, ये कश्मीर पर प्रयोग क्यों होते हैं? देखिए, ये फॉर्मूले हैं। जहाँ तक कश्मीर की पॉलिसी के बारे में कोई हम चाहते हैं कि प्रयोग में बदलाव हो, प्रयोग तो सेम चल रहा है जी। सेपरेटिज्म को किसी तरीके से कुछ दे के उसको न्यूट्रलाइज किया जाए, ये प्रयोग 47 से चल रहा है जी। उसके बाद टेररिज्म को किसी तरीके से ये कह के कि ये अनएम्प्लॉयमेंट के कारण है, इसके आइडियोलॉजिकल स्वरूप को नकार के टेररिज्म को फाइट किया जाए, ये प्रयोग कब से चल रहा है, कोई नया प्रयोग। हमारी आशा थी कि अमित शाह के आने पे कम से कम नेशनल सिक्योरिटी को लेके अब एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव आएगा, लेकिन वो पर्सपेक्टिव, तभी मैंने कहा अपने वक्तव्य में कि वो शिकायत करते थे मोदी जी की यहाँ पे जो एक इकोसिस्टम था J&K में जो कांग्रेस ने बनाया था, आरोप लगता था, उस इकोसिस्टम के कारण यहाँ का सत्य देश से छुपा रहा जी। हम तो कहते हैं कि वही इकोसिस्टम मोदी जी को भी चला रहा है जी, इसलिए प्रयोग यहाँ पे नहीं हुए जी। दुर्भाग्य की बात है कि सिचुएशन इतने 30-35 साल में समस्या को समझ के, आतंकवाद के स्वरूप को समझ के, इसके वैचारिक जो इसके आधारभूत स्तंभ हैं उनको समझ के जिस तरीके की पॉलिसीज बननी चाहिए थी वो न तो कांग्रेस ने बनाई, न तो यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट ने बनाई, ना एक कंटिन्यूटी है जी। और वो कंटिन्यूटी मैं कहता हूँ कि एक किस्म का एक कंसेंसस है जी, जो एंटी नेशनल लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है जी। क्या लगता है आपको कब तक ऐसा चलता रहेगा? क्योंकि आपने कन्वेंशन करनी है, कन्वेंशन में जो रिकमेंडेशंस होती कन्वेंशन की उस पर अमल तो होता नहीं है डॉक्टर साहब। देखिए, 90 में हमने पहले बार यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे कहा कि जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन होना चाहिए जी। अगर आप थोड़ा बहुत जानकारी आपकी है, आप हमारे साथ रहे भी हैं जी। पहले दिन से हमने कहा कि यहाँ पे जो अलगाववाद का बेसिस है वो आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 का जो विचार है वो वही विचार है जो पाकिस्तान का विचार था जी। हम और साथ में फिर जो निष्कासन, जो जीनोसाइड हुआ, इसकी हम बातें करते हैं। कुछ चीज़ें हुई हैं, जैसे राज्य का पुनर्गठन हुआ है, लेकिन हमारे हिसाब से अभी आधा हुआ। आपके मुताबिक आधा हुआ। और दूसरा,
इस 35A ख़त्म हो चुका है, धारा 370 न्यूट्रलाइज हो चुका है जी। तो कुछ स्टेप लिए गए हैं और कुछ स्टेप लेने अभी बाकी हैं जी। उनमें से जहाँ तक राजनीतिक लेवल पे मैं बोल रहा हूँ कि कश्मीर का एक और राजनीतिक विभाजन अनिवार्य है, जरूरी है। जम्मू को अलग करना ये बहुत पहले से किया जाना चाहिए था जी। ये हम एक बात बोलते हैं पॉलिटिकल लेवल पे। सिक्योरिटी लेवल पे इनको अपनी सारी सोच को रिकास्ट करना है। जो पूरी दुनिया में जिहादी युद्ध चलता है, टेररिज्म उसकी एक छोटी सी बाजू है, ये एक बहुत एक कम्प्रहेंसिव एक युद्ध है जी। जो समाज के भीतर से खड़ा होके पूरे सिस्टम को अपनी चपेट में लेता है। जी। मुझे नहीं लगता है कि भारत सरकार ने इस स्वरूप को इस तरीके की जंग के लिए अपने सुरक्षा तंत्र को खड़ा किया है या उनकी सोच ऐसी जी। जी। हमारी आशा थी कि शायद अमित शाह के आने के बाद कम से कम आंतरिक सुरक्षा के स्तर पर ऐसी सोच में बदलाव आएंगे, लेकिन अभी तक लगता है कि ऐसा कुछ नहीं। अहमद साहब, आप हमें ये बताइए कि जिस तरीके से अभी सरकार ने आपके लिए कुछ 2 सीटें आरक्षित करने की बात की, कुछ सीटें आरक्षित करने की बात की, इस स्टेप को आप वेलकम करते हैं? देखिए, पहले हमारी समस्या क्या है इसे समझना है। वी हैव बीन द विक्टिम्स ऑफ अ जीनोसाइड एंड द प्रोसेस हैज नॉट स्टॉप्ड। इसमें आप आरक्षित करके सीटें कश्मीर में 2 लोगों को चुनाव लड़वाएंगे, यानी कि हम जम्मू में बैठ के कश्मीर के सीटों के लिए चुनाव लड़ेंगे, कोई दिल्ली में बैठ के कश्मीर की सीटों के लिए चुनाव लड़ेगा, शायद कोई इंग्लैंड में, अमेरिका में, वहाँ पे भी वो कश्मीर की सीटों के लिए चुनाव लड़ेगा। क्या ये प्रजातांत्रिक प्रणाली का हिस्सा है? प्रजातांत्रिक प्रणाली में आप जहाँ हैं, आप उस समावेश में, आप उस परिप्रेक्ष्य में, आप उस धरातल पे, आप उस स्थानक पे राजनीति का एक विचार और एक प्रस्ताव लेके आगे चलते हैं, वोट डालते हैं, अपने नुमाइंदों को चुनते हैं। तो ये तो हमारे साथ समझ लीजिए छलावा है जी। दैट यू वर्क इन दिल्ली, यू लिव इन दिल्ली, बट यू विल बी कंसिडर्ड एज ए एब्सेंटी citizen of Kashmir, and for all purposes your representative will be from Srinagar, Kashmir. जी। तो ये इस प्रकार का जो राजनीति है, ये तो भुलावे की राजनीति है। दिस इज बेसिकली प्लेइंग ट्रिक्स। इसमें मैं इतना ही बोलूँगा, लेकिन 2 बातें मैं आपसे और करना चाहता हूँ इस बारे में। जी। कश्मीर में आज आप देख रहे हैं कि हाइब्रिड वॉरफेयर की सिचुएशन खड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। जिसमें नेबरहुड से ही स्मॉल आर्म्स लेके एक मिलिटराइज सोसाइटी एक्ट कर रही है। अहले हदीस डॉक्टर साहब ने कहा उसका प्रचार और प्रसार पे कहीं कोई रोक नहीं लगी है। और ये जो एक जिहादी तंत्र का वहां व्यापकता है वो बढ़ गई है पहले से भी। जिहादी तंत्र का स्पिल ओवर कश्मीर से भारत के अन्य स्थानों में ऑलरेडी हो चुका है। जी। ये जब सर तन से जुदा का कहानी चल रही है, ये जिहादी तंत्र की एक इमेंसिपेशन है इन टर्म्स ऑफ इट्स एम्पावरमेंट। जी। आप समझ रहे हैं? एक खतरनाक माहौल में हमने पूरे भारत को झोंक दिया है और हम कश्मीर सॉल्व करने चले हैं कि हमसे भारत सॉल्व होगा। सबसे पहली बात ये, तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, जिहाद इज ए वार फॉर्म विच इज टू बी फर्स्टली प्रॉपरली कॉम्प्रीहेंडेड एंड अंडरस्टूड, और तब उसके साथ कैसे लड़ना है ये विचार तब आता है। मैं एक छोटी सी बात कहूँगा आपसे, कुछ साल पहले की बात है, 15-20 साल पुरानी बात है। मेरे मित्र हैं और क्लोज फैमिली में हैं लोग जो फौज के साथ संबंधित हैं, जी। और इसलिए हमारा मिलना जुलना रहता है। तो हम एक पार्टी में थे और बड़ी इनफॉर्मल पार्टी थी, कुछ जनरल्स भी थे, ब्रिगेडियर्स भी थे। तो मैंने एक ऐसे ही, क्योंकि एक वो होता है मन में, मैंने कहा, डू यू रियली स्टडी जिहाद? जी। A very senior general, I respect him a lot. He's like an elder brother to me. He tells me, he's a Bengali है, अच्छा। अपनी तरीके से कहते हैं, शैलेंद्र, you want Indian army to be criminalized? अब आप ये देख लीजिए किस तरह से हम लोगों को एक फ्रेमवर्क के विदिन सोचने पे मजबूर किया जाता है। जी। हम जिससे लड़ रहे हैं उसकी शिनाख्त किए बिना
हम उससे कैसे लड़ेंगे? जी उसके जो लड़ने के ढंग हैं उसको बिना समझे हुए हम उससे कैसे लड़ेंगे? हमारी प्रॉब्लम ये है सर। जी तो ये जो इकोसिस्टम है ना, ये जो इंपीरियलिस्टिक और जिहादी तंत्र का इंपीरियलिस्टिक जो 1947 से पहले है, और जिसके कारण 1947 में इस देश का विभाजन हुआ, विभाजन में जी नुकसान हिंदुस्तान का हुआ, फायदा जिहाद का हुआ और इंपीरियलिस्टिक पावर्स का हुआ। क्या आज भी वही जिहादी तंत्र और इंपीरियलिस्टिक पावर हमें रूल कर रही है? किस तरीके से कर रही है? क्यों हमारी सरकारें जिनको हम चुनते हैं वो अपने एजेंडे से हटके कोई और एजेंडा चलाने में मजबूर हो जाते हैं? तो सबसे बड़ी बात है, इस तंत्र को जब तक हम निरस्त नहीं करेंगे तब तक हिंदुस्तान का सोल्यूशन नहीं आने वाला। डॉक्टर साहब, आपकी कम्युनिटी बड़ी इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है और इतने लंबे समय से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा है इशू। कहीं ये तो कारण नहीं है कि आप भी डिवाइडेड हाउस बने हैं, हर तीसरे परिवार से एक लीडर है कश्मीरी पंडित? मैं आपको, जहाँ तक आपका ये आखिरी आपका प्रश्न है, इसको मैं पहले एड्रेस करूँगा कि जब मनमोहन सिंह ने, पूर्व प्रधानमंत्री ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये जम्मू कश्मीर को लेके आल पार्टी एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसके कम से कम 3 राउंड्स उसके हुए, तो उस वक्त उन्होंने जम्मू कश्मीर के विभिन्न पार्टियों के और लीडरशिप लेवल पे जो भी समाज के लोगों को बुलाया। श्रीनगर में SKICC में हुई थी, श्रीनगर में भी हुई थी, दिल्ली में हुई, दिल्ली में हुई। 3 राउंड्स उसके हुए थे। कश्मीर में 1 राउंड हुआ, बाहर 2 राउंड्स हुए। तो उन्होंने नेताओं का चुनाव किया, उसमें उन्होंने सिर्फ 3 लोगों को बुलाया था जी। हमने कोई उनसे कोई ये नहीं कहा था कि आपको किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना, आपकी मर्जी से बुलाया था। हमने उसमें पार्टिसिपेट किया क्योंकि उनको मालूम था कि अगर ग्राउंड से जुड़े हुए लोगों को लाना है तो कौन है, वो उनको मालूम था। जैसे मान लीजिए अभी आपने हमको बुलाया, आपको मालूम है कि हम ग्राउंड से जुड़े हुए एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जब खत्म हुआ उसके बाद लगभग इसी सरकार ने लगभग 189 लोगों को कैंप्स के लेवल पे लीडरशिप के नाम से न्योता भेजा। जम्मू कश्मीर ये सिर्फ कश्मीरी हिंदू के लेवल पे नहीं, हर एक कम्युनिटी के लेवल पे, हर एक वर्ग के लेवल पे ये है कि सरकार यहाँ पे राष्ट्रवादी जो फोर्सेस हैं उनके गुट करता है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा डिफेंसिव पे या रिसीविंग एंड पे तो राष्ट्रवादी लोग ही हैं जो अलगाववाद का मुकाबला करते हैं, जो चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी पॉलिसीज को चेंज करे, जो यहाँ पे जिस तरीके का तंत्र चलाते हैं उस तंत्र को बदले। तो ये बात है कि इसमें सबसे बड़ा योगदान सरकार का है। दूसरा मैं कह रहा, अगर आपको लगता है कहीं पे, दूसरा है कि 2-3-4 फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो तब भी थी, अब भी है। अच्छा, अब इसी सिलसिले में जो आपने पहली बात कही कि भाई यहाँ पे अंतोगत्वा भारत सरकार किस दिशा में जा रही है, क्यों जा रही है, मैं उसका एक उदाहरण देके अपनी बात को समाप्त करता हूं कि अगर बार बार कोई अच्छा कदम लेके भी आप फिर भी आप उस बुरे की तरफ भी जा रहे हैं जिसके कारण यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो ये किसी एक किस्म की या तो कोई शिकंजा है बाहर से जो आपको दूर नहीं होने, या तो आपके अपने दिमाग की एक उपज है कि आप साइकोलॉजिकली डिफरेंट नहीं सोच पाते हो। जम्मू कश्मीर में सेपरेटिज्म को अपीज करके यहाँ पे हालात ठीक करने की जो एक सोच है वो सोच 75 साल चली है, अभी भी नहीं बदली है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, उनमें जो देश के साथ लोग हैं उनको जो स्टेट का एनकरेजमेंट होना चाहिए, पॉलिटिकल क्लास का जो एनकरेजमेंट होना चाहिए, क्योंकि हम एक बॉर्डर स्टेट में एक इंटरनेशनल एक साजिश को फाइट कर रहे हैं, हम सिर्फ एक लोकल बात को। अब रही हमारी बात, मैंने आपको कहा कि 35 साल स्ट्रगल करके ये देश जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन तो आधा हुआ जी, पूरा मुकम्मल, आगे आने वाले समय में करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो जहाद एक समय जम्मू कश्मीर तक ही सीमित था वो पूरे देश में फैल गया है जी। इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। मैं तो समझता हूं कि 1-2 साल में आप देखेंगे मेजर चेंजेस कंट्री में, शायद अगले पार्लियामेंट्री इलेक्शन से पहले। इस जहाद का मुकाबला करने के लिए अगर देश को खड़ा नहीं किया गया और अपने राजनीतिक तंत्र को और अपने जिसको आप कहें कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप को खड़ा नहीं किया गया, तो
बहुत ज़्यादा इस कंट्री में इंस्टेबिलिटी फैलेगी। स्टेबलाइज करने के लिए इस जम्मू कश्मीर में कश्मीर के बारे में कुछ स्टेप अनिवार्य हैं, और उन स्टेप्स में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप यह है कि कश्मीरी हिंदू के जीनोसाइड को आप मान लीजिए और जीनोसाइड का निराकरण करने के लिए पॉलिसीज बनाइए। हमारी तरफ से भारत सरकार ये कहा था कि हमने कहा उनको कि जीनोसाइड अब अलग राजनीतिक व्यवस्था में इसका निराकरण होगा। कश्मीर घाटी का विभाजन अनिवार्य है। वहाँ से जो वायलेंस निकल रही है ये पाकिस्तान नहीं कर रहा है, कश्मीरी मुस्लिम समाज के बीच में से लोग निकल के इस वायलेंस को कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अहमद साहब आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।